तब आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछले पार्ट में हमने केस स्टडी देखी थी बेल्जियम की, कि बेल्जियम के अंदर जो डच बोलने वाले लोग थे ज़्यादा थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम दिखाया और दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी और सब कुछ काम बढ़िया रहा। तो अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने स्टेप्स लिए, किस तरह से यहाँ गवर्नमेंट बनी और क्या इनका जो स्टेप्स इन्होंने लिए क्या वो वाइज डिसीजन था या नहीं। तो चलो बात करते हैं भाई श्रीलंका की। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। अगर आपके पास नोटबुक है तो प्लीज़ लिख लो 1948 में, जैसे हमारा देश अगर हम कहें आज़ाद हुआ था 1947 को। ठीक है, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन इन 1947, तो ये भैया 1948 में ये आज़ाद हो गए। ठीक है, जब ये उस टाइम पे आज़ाद हुए तो मतलब इनका इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। उस टाइम पे इनकी जनसंख्या करीबन 2 करोड़ थी। ठीक है, जो कि लगभग हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या बताया, 1948 में ये आज़ाद हुए। दूसरा पॉइंट क्या बताया, जब ये आज़ाद हुए तो कितने लोग थे बताओ, 2 करोड़। ठीक है, पूरा ध्यान यहीं पे रखना। अब आपको जो मैंने पिछला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने एथनिक डिवीज़न बताया था आपको बेल्जियम का। इसमें देखो, इसका जो एथनिक डिवीज़न था उस टाइम श्रीलंका का, उस टाइम 74% लोग, 74% लोग सिन्हाला कम्युनिटी के थे। ठीक है, और सिनालीज थे मतलब, और सिन्हाला लैंग्वेज को वो बोला करते थे। 18% जो लोग थे वो तमिल थे, और बचे हुए 7-8% जो लोग थे वो क्रिश्चियंस वगैरह मतलब दूसरे लोग थे। तो क्या हो गया, 74% कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला बोलते थे, 18% तमिल बोलते थे, और बचे हुए जो 7-8% थे वो क्रिश्चियंस वगैरह लोग थे। इतनी बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक बात पूछूंगा, वो ये, मुझे ये बताओ कि इस डेटा को देखने के बाद वहाँ पे किसका डोमिनेंस होना चाहिए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल ओबियसली जब 74% के साथ जो सिन्हाला हैं वो जीत रहे हैं उन्हीं का डोमिनेंस होगा। इस चीज़ को इस तरह से और देख लो आप, 74% सिनालीज थे जो सिन्हाला बोलते थे। अब ये जो मैंने बताया आपको कि 18%, यहाँ देखो ये जो 18% तमिल थे, इस तमिल में एक्चुअली जो 11% तमिल थे, दिख रहा है, जो 11% तमिल थे वो तो श्रीलंका के थे, और बचे हुए जो 7% जो तमिल लोग थे वो इंडियन तमिल थे। अब तुम कहोगे सर इंडियन तमिल श्रीलंका में क्या कर रहे हैं, कॉलोनियल रूल के टाइम पे ये जो 5% जो लोग हैं जो तमिल हैं जो वो वहाँ पे पहुँचे थे और फिर वो वहीं पे बस गए थे प्लांटेशन के लिए। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हुई। मैंने अगर आपको बेल्जियम वाले उसमें बताया होगा तो वहाँ के लीडर्स ने आपस में बैठक की, मीटिंग करी और इस विचार पे आए कि हमें हर कम्युनिटी को, हर लैंग्वेज को सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या सोचा, इन श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड द बिगर मेजोरिटी एंड इम्पोज्ड इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। भाई साहब सिन्हाला कम्युनिटी को लगा भाई साहब जब हम लोग मतलब अप्रॉक्स 75% है तो हमारी चलनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी मेजोरिटी बना ली और अपने नए इन्होंने नियम बना दिए, अपनी गवर्नमेंट बना ली। देख रहे हो मैंने डायग्राम में भी यहाँ दिखाया हुआ है, जो मोटा आदमी है यानी कि जो ताकतवर इंसान है वो पतले इंसान पे अपनी चला रहा है। ठीक है, आगे चलो। सिन्हाला कम्युनिटी वॉज इन द मेजोरिटी सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, क्योंकि भाई साहब वो 74% है, उन्होंने इन तमिल वालों को साइड में कर दिया, निकलो यहाँ से, तुम निकलो भाई साहब, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और इन्होंने क्या बना ली अपनी, देख रहे हो यहाँ पे, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, अपने रूल्स बना लिए। क्या बनाए, दे मेड सच पॉलिसीज विच फेवर्ड सिन्हाला अप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब भाई साहब इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई, सबसे पहला तो इन्होंने गंदा काम ये किया, जब गवर्नमेंट बनाई तो तमिल लोगों को उसमें पूछा ही नहीं, उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया। दूसरा, इन्होंने इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें क्या कहा, उसमें क्या किया, इन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बनाई जिसमें जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, जो सिन्हालीज थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, उन्हें ही केवल गवर्नमेंट जॉब्स मिलती थी, उन्हें यूनिवर्सिटी में बड़ी पोजीशंस मिलती थी, वो केवल बड़े पद पे जा सकते थे। अगर आपने क्लास 10th में इंग्लिश में नेल्सन मंडेला चैप्टर पढ़ा हो, मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में, सर्च बार में लिख देना नेल्सन मंडेला बाय इंग्लिश बाबा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो। तो वहाँ पे भी यही हुआ था, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में, वो जो काले वाले लोग थे उनसे घृणा करते थे, और ना तो उन्हें क्या देते थे, ना तो उन्हें अच्छी गवर्नमेंट जॉब देते थे, ना ही अच्छा पद देते थे। ठीक है, वही काम इन्होंने किया। तो अब क्या हुआ, These steps taken by the government gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils.
अब जाहिर सी बात है, सपोज़ करो स्कूल क्लास की एक मैडम है, वो केवल जो एक ख़राब बच्चा उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो भी उस पर ध्यान ना दे क्योंकि वो गरीब है या जो भी है, तो ओबियसली उस बच्चे को बुरा लगेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे श्रीलंकन जो तमिल्स थे वो बेचारे उदास हो गए कि भैया हमें तो बिल्कुल काट दिया गया, हमारी तो फीलिंग्स ही नहीं है, ना हमारी लैंग्वेज को सम्मान दिया गया, ना हमारे कल्चर को सम्मान दिया गया, ना हमें गवर्नमेंट का पार्ट बनाया गया। Sri Lankans Tamils felt that constitution and government policies denied them political rights, discriminated against them in getting jobs and ignored their interest। अब भाई साहब जो श्रीलंका के जो तमिल्स लोग थे, क्योंकि ना तो इन्हें गवर्नमेंट में लाया गया, ना इन्हें यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी पोस्ट मिल रही है, ना इन्हें गवर्नमेंट जॉब, तो इन्हें ये महसूस होने लगा कि इन लोगों ने, किन लोगों ने, सिन्हाला लोगों ने, जो सिनालीज बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, इन लोगों ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, भेदभाव किया है, ना तो हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स दिए, ना हमें गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, और हमारे सारे इंटरेस्ट को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे कल्चर को इन्होंने पूरी तरह से अवॉइड किया है। ठीक है। In 1956, an act was passed in which Sinhala was made the official language. Tamil was डिसरिगार्डेड। अब भाई साहब क्योंकि सिन्हाला लोग ज़्यादा थे, 74% हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, अब इन्होंने गवर्नमेंट बनाते ही एक एक्ट पास कर दिया 1956 में। देखो प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अपनी कॉपी में, कब आया ये वाला एक्ट, 1956 में। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तमिल वालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सिन्हाला को यानी अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर दिया। अब जो सिन्हाला के लोग थे वो तो भाई साहब खुश हो गए, देख रहे हो क्या उछल रहे हैं बेटे, और जो तमिल लोग थे वो बेचारे उदास हो गए, देखो ये रो रहे हैं बेचारे। ठीक है, आगे चलते हैं। Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। अब भाई साहब इनफ इज़ इनफ, अब कितना सा हो गए, पहले इन्हें नौकरी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, यूनिवर्सिटी में अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, इन्हें गवर्नमेंट में नहीं बिठाया, और अब जो बेचारे अपनी जो लैंग्वेज बोलते हैं उनकी लैंग्वेज हटा के इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बना दी, अपनी लैंग्वेज को बना दी। अब तो भाई साहब इन्होंने पार्टी बना ली, इन्होंने भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, इन्होंने सोचा कब तक सहेंगे आखिर, और देख रहे हो भाई साहब डायग्राम में, ओए हो इन्होंने भाई साहब मतलब जुलूस निकालने शुरू कर दिए। इस वाले आदमी की ज़रा नाक देखना भाई साहब कितनी पैनी है, अगर किसी में लग जाए तो उसका कत्ल हो जाए, ओए हो। चलो आगे चलते हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। और ये भेदभाव इतना बढ़ गया दोनों कम्युनिटीज़ में कि भाई साहब ये बात आगे जुलूस निकलते निकलते, स्ट्रगल होते होते सिविल वॉर, युद्ध छिड़ गया। देख रहे हो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वो उस वाली कम्युनिटी के इसको मार रहे हैं और इस वाली कम्युनिटी के उसको मार रहे हैं, सिविल वॉर शुरू हो गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ वर किल्ड। अब देखो यार ये वाली बात तो जग जाहिर है कि कभी भी लड़ाई से, झगड़े से, मार से, पीट से किसी का कोई भला तो हुआ नहीं है। अब हुआ क्या, जाहिर सी बात है कि दोनों ही कम्युनिटी के, सिन्हाला कम्युनिटी के भी और तमिल कम्युनिटी की भी बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए। यहाँ पे मैंने आपको दिखा हुआ है ये मरे हुए लोग आफ्टर द सिविल वॉर। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोस्ट लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। अब क्या हुआ भाई, जाहिर सी बात है वो 74% थे, ये 18% थे, तो 18% 74% के सामने टिकेंगे कैसे। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ को वहाँ से भागना पड़ा, मतलब देश छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, एज अ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी समझते हो, रिफ्यूजी का मतलब एक ऐसा पर्सन जो एक देश से दूसरे देश में शरण ले रहा है क्योंकि उसके देश में उसे परेशान किया जा रहा है, प्रॉब्लम है, या उसे खाना नहीं मिल रहा, या उसका मतलब जीवन वहाँ पे सही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि इन लोगों को डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे, इन्हें कुछ पावर्स नहीं मिल रही थी, युद्ध चल रहे थे, और बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड्स। अब तुम पूछोगे लाइवलीहुड्स क्या होता है। लाइवलीहुड होता है जैसे तुम्हारे पापा कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पापा का लाइवलीहुड है जिससे वो 2 पैसे मिलते हैं उन्हें, आपका घर चलता है। ठीक है। द सिविल वॉर एंडेड इन 2009। और ये जो सिविल वॉर है भाई साहब 2009 में जाके ख़त्म हुआ। देखो यहाँ पे मैंने ख़त्म वाले डायग्राम्स दिए हुए हैं आपको। एंड कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, श्रीलंका में सिविल वॉर से पहले सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, इकोनॉमी भी बढ़िया चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन दिनों कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी, सारे पार्ट, बिजनेस वगैरह सब कुछ ठप पड़ गए, हमारी ट्रेन, हमारे सब, तो इकोनॉमी डाउन जा रही है ना। तो यहाँ क्या हुआ श्रीलंका के अंदर, इस सिविल वॉर की वजह से, चाहे वो ये मतलब पीछे चला गया, कल्चरल भी, इकोनॉमिक लाइफ भी, और सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब हम पढ़ेंगे व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका।
अब ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपने दोनों पार्ट देखे हैं, आपने बेल्जियम की स्टोरी से और श्रीलंका की स्टोरी से क्या सीखा? नंबर 1, बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज बट दे डेल्ट डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों जो कंट्री थे वो इंडिपेंडेंट थे, यानी ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में आके किसी दूसरे कंट्री ने अपनी टांग अड़ाई हो और उसने कुछ कहा हो, ना, श्रीलंका ने अपने स्टेप लिए, ऐसी बेल्जियम ने अपने स्टेप लिए। तो दोनों ही कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से एक ही बात को, एक ही मुद्दे को वो किया, यानी कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज़, लोग अलग, नज़रिया अलग। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है। अब ये 2 लोग बैठे हुए हैं एक नाव के अंदर, ठीक है। एक नाव को उस साइड ले जाना चाह रहा है, एक नाव को उस साइड ले जाना। बताओ ये नाव कहीं पे जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, अगर 5 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है और 5 न्यूटन का लेफ्ट साइड में, तो 0 हो गया, इसका मतलब वो कहीं नहीं जाएगी। तो ये वाला काम जो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये तो किया श्रीलंका ने, लेकिन बेल्जियम ने बिल्कुल इसका उलट काम किया। दोनों एक जगह आ गए और दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया, एक दूसरे की फीलिंग को समझा, एक दूसरे की कल्चर को समझा, एक दूसरे के लैंग्वेज को समझा, और सारे काम बहुत बढ़िया हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 2, in Belgium the leaders have realized that the unity of the country is possibility only by respecting the feelings and interest of the different communities and regions. Yes. अब भाई साहब जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे ना, वो कैसे लीडर थे? देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको, वाइज लीडर थे, बुद्धिमान लीडर थे। उन्होंने ये वाली बात समझ में आ गई थी उन्हें कि अगर देश के अंदर यूनिटी बनानी है तो हर कम्युनिटी के इंसान को, हर रीजन के इंसान को, हर लैंग्वेज बोलने वाले इंसान को सम्मान देना पड़ेगा, इक्वलिटी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे उल्टा काम किया श्रीलंका ने। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेंस अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। और जाहिर सी बात है, जब डच वाले लोगों ने फ्रेंच वालों को सम्मान दिया, तो फ्रेंच वालों ने ब्रुसेल्स के अंदर डच वालों को सम्मान दिया, ठीक है जी। Sri Lanka shows that if majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. लेकिन श्रीलंका के एग्जाम्पल से हमें ये वाली बात पता चल जाता है, अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी फोर्सफुली अपना डोमिनेंस जमाना चाहे किसके ऊपर? उस कम्युनिटी के ऊपर जो कि पावर में नहीं है या कम है, तो वो जो कम्युनिटी या जो लोग कम हैं उसके ऊपर अपना आधिपत्य, अपना जो है अपना राज जमा सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है आपको एक तराजू की हेल्प से, यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हैं, वहाँ पे कम लोग बैठे हैं, तो ये लोग इधर हैं, तो जो पलड़ा है वो इस तरफ बैठा हुआ है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमें किससे सीखने को मिलता है? श्रीलंका से देखने को मिलता है। अब मैं कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट चाहिए कि आपके हिसाब से किसने बढ़िया किया। आपके हिसाब से श्रीलंका ने बढ़िया किया या आपके हिसाब से बेल्जियम ने बढ़िया किया? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके बाद मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इसका 3rd पार्ट, और 3rd पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में। फिर से मिलता हूँ आपके साथ 3rd पार्ट में। बाय।